जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये 12th में भी हालांकि है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। जैसे परावर्तन का नियम आया था, परावर्तन भी कुछ नियमों को पालन करते हुए हो रहा था, वैसे ही अपवर्तन भी कुछ नियमों को पालन करते हुए होता है। हम पिछले लेक्चर में आपको अपवर्तन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन हम आपको बताए थे। अपवर्तन होता क्या? अपवर्तन यही ना होता है कि जब प्रकाश आता है एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में तो भटक जाता है। यही भटकने की घटना को, मतलब अपने रास्ते से भटक जाता है, तो इसी भटकने की, रास्ता से भटकने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब अपना रास्ता बदल लेता है प्रकाश। जैसे मान लीजिए कि ऊपर हवा है, ऊपर मान लीजिए पानी भर दिए, छोड़िए हवा को छोड़िए, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे ऊपर क्या किए? पानी भर दिए, ठीक। और नीचे क्या किए? कांच लगा दिए, मतलब कि शीशा लगा दिए, शीशा, ठीक। समझ रहे हैं ना? कांच का मतलब समझ रहे हैं ना? हम जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसी को बोल रहे हैं। तो जब नीचे इसे दो माध्यम हो गया, एक हो गया पानी और एक हो गया कांच। माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब जौनी रास्ते से जाएगा, जौनी रास्ता से होके प्रकाश जाएगा, वह रास्ता उसके लिए माध्यम है, ठीक। हमारे लिए जैसे सड़क माध्यम है जाने के लिए, वैसे सेम जो प्रकाश है जिस रास्ते से जाता है वही रास्ता उसके लिए माध्यम है। तो यहाँ पे क्या है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, मान लीजिए पानी से हम प्रकाश को भेजे तो पानी पहल का माध्यम, और जब दूसरा का माध्यम में जाता है, मान लीजिए कांच में गया, तो कांच में जैसे जाता है या अपने पाथ से, यानी जाना चाहिए था इसको इधर, सीधा जाना चाहिए था, भटक जाता है। भटकने का मतलब टेढ़िया जाता है, यहाँ तन में टेढ़ हो जाता है, समझ रहे हैं? दूसरा रास्ता बदल लेता है। तो यही भटकने की घटना को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। इसका मतलब कि प्रकाश, देखिए हम आपको प्रकाश के गुण में बताए थे कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्रकाश के गुण में बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रकाश सीधा नहीं चलता है। जब एक माध्यम में तो इसे सीधा चलता रहता है, जैसे माध्यम बदलता है तो टेढ़िया के चलने लगता है, समझ रहे हैं? मतलब वहां से अपना रास्ता बदल देता है, विचलित हो जाता है। यही विचलन की घटना जो होती है यही कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, समझ रहे हैं? जैसे आप गिलास में पेंसिल वगैरह रखेंगे, टेढ़िया दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा पेंसिल, तो वही क्या है? अपवर्तन के कारण दिखता है। अपवर्तन वैसे हम पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बस इसमें ओवरव्यू दिए हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अब आज हम अपवर्तन के नियम के बारे में समझेंगे कि अपवर्तन किन नियमों का पालन करते हुए होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो कई नियमों का पालन करते हैं, इधर उधर नहीं देखना है, हमेशा पढ़ाई पे फोकस करना है, प्रेयर में जाना है, तो ये सब नियम का पालन करते हैं। वैसे ही क्या करते हैं? वैसे ही ये प्रकाश भी जो है ना, कुछ नियम का पालन करते हुए अपवर्तन करता है। क्या नियम होता है इसके? दो नियम होते हैं, दो ही नियम काफी हैं इसके लिए। क्या क्या? पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो बाबू हम पिछले लेक्चर में आपको आपतित किरण भी बताए थे, अपवर्तित किरण भी बताए थे, और आपतन बिंदु भी बताए थे, अभिलंब भी बताए थे। इन तीनों के बारे में हम बताए थे। तो देखिए इस बार फिर से बता दे रहे हैं। आपतित किरण क्या होती है? जो पहले माध्यम से आती है प्रकाश की किरण, पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण आई रहती है वही प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है, इंसिडेंस रे कहलाती है। समझ में आ गया? क्या होता है? जो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में आई हुई होती है उसी प्रकाश की किरण को हम इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण कहते हैं। तो बोल रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो दूसरे माध्यम में अपवर्तन के बाद प्राप्त होती है प्रकाश की किरण, उसको अपवर्तित किरण, मतलब इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये क्या है? अपवर्तित किरण है, ठीक। तो अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, जहां दोनों माध्यमों की सीमा है, सीमा मतलब यहाँ तक कांच है, इसके ऊपर पानी है, तो ये सीमा हो गया ना, जैसे हमारा बॉर्डर हो गया, ऐसे ही यहाँ पे इसका बॉर्डर हो जाता है माध्यमों का। तो इसी बॉर्डर पे जहाँ पे प्रकाश टकराता है उसी बिंदु को, वही बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। यानी दोनों माध्यमों के बॉर्डर पे जिस बिंदु पे प्रकाश आकर टकराता है तो वहीं पे
वही बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? आपतन बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक, अब देखिए अभिलंब क्या होता है? अभिलंब हम इन दोनों माध्यमों के बॉर्डर पे एक लंब खींचते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, यही अभिलंब कहलाता है। ये होता नहीं, हम काल्पनिक रूप से अपने मन से खींच देते हैं इसको। ठीक, तो यही अभिलंब होता है। अब ये बोल रहा है तीनों जो है सब ना ये एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल का मतलब क्या है? तल क्या होता है आखिर? देखिए तल का मतलब होता है प्लेन सरफेस। ये जो प्लेन सरफेस दिख रहा है जिसको हम छू रहे हैं, ये प्लेन सरफेस है। तल यही होता है। जैसे है कापी है ना, कापी, इसका ही तल है। तल मतलब कि सरफेस है। नहीं समझ में आ रहा? तल का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई तो हो लेकिन ऊंचाई ना हो। देखिए यहाँ पे ये कापी है, हालांकि सारा पेज भरा हुआ है। ये पेज जो है, पेज तल है, इसमें मोटाई नहीं है, बस है लंबाई है चौड़ाई है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई बस होता है वो एक तल होता है, एक सरफेस होता है, मोटाई की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक, तो यही बोल रहा है कि इसको ड्रॉ करने के लिए हाई फिगर जो हम ड्रॉ किए हैं ना, बनाए हैं, इसको बनाने के लिए एक ही पेज की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमको 3D में बनाना पड़ेगा। 3D का मतलब जैसे स्क्रीन पे, समझ रहा है ना? 3D समझ रहे हैं? जैसे मार्कर 3D में है। मार्कर कैसा है? 3D में। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। देखिए है लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ठीक, मतलब इसमें चारों तरफ आप नाप सकते हैं। चौकोर रहता तो आपको हम बता देते। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे क्यूब होता है, घन होता है, ऐसे घन होता है। तो घन जो होता है ये क्या होता है? 3D होता है। तो 3D में हमको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये 2D में ही ये बन जाता है। समझ रहे हैं? ये 3D है। घन डब्बा देखे होंगे कोई चौकोर, वो 3D है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ये भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसमें भी। ठीक, जितने भी चीज़ें हैं उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम देखते हैं। ठीक, अब पेज है, पेज में मोटाई नहीं होता है, यानी चौड़ाई नहीं होता है। तो देखिए सॉरी, मतलब मोटाई नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, मोटाई यानी ऊंचाई नहीं होता है। पेज में एकदम पतला होता है। तो वही सरफेस है, वही तल है। पेज क्या है? तल है। तो इसमें उस पेज में हम इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, यही कह रहा है। बस पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि है तीनों जो होता है ना, एक ही पेज में हम इसको बना सकते हैं, एक ही पेज में ये बन सकता है, एक ही पेज में स्थित होता है। समझ रहे हैं? यही बोल रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही पेज में स्थित होते हैं। समझ में आ गया? बस इतना ही पहला नियम है और कुछ नहीं है। पहला नियम इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखिए, अब बोल रहा है किन्हीं दो माध्यमों में, दूसरा नियम क्या कर रहा है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है। अब इसका मतलब क्या है? साइन आई और साइन आर का मतलब क्या है? देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हम आपको बताए थे कि अभिलंब और आपतन कोण, मतलब आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल आपतन कोण, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो हम किए हैं। ठीक, तो ये कोण, इस कोण और इस कोण यानी कि अपवर्तन कोण का अनुपात, ये अपवर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण। समझ रहे? तो ये क्या कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम यहाँ पे क्या क्या है? एक जल है और एक कांच है। तो दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, अब इस बस एक ही रंग के प्रकाश के लिए आप गायब कर दीजिए इतने लाइन को, अभी हम आपको बताएंगे। बस समझिए कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या होता है? देखिए हम मैथ में पढ़ते हैं साइन, ज्या मतलब क्या होता है? ज्या का मतलब होता है साइन। साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं और इंग्लिश में साइन बोलते हैं। तो हिंदी भी पढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा है ज्या यानी साइन। तो साइन को हम हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण का साइन ले लीजिए, यानी साइन आई, साइन आई ही ना होगा, आपतन कोण की ज्या साइन आई। और साइन आर का अनुपात, साइन आर का अनुपात का मतलब होता है भाग देना। तो साइन आर का अनुपात नियत होता है। नियत का मतलब फिक्स होता है, नियत।
ठीक, फिक्स होता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अभी समझिए कि हम अनुपात को बटे का है लिखे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए लिखा हुआ है 2/1, कहीं भी लिखा हुआ है 2/1 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/1, 2:1 को 2/1 भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही 4:2 होता तो इसको लिख देते 4/2, ऐसे ही लिखा जाता है। तो अनुपात का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, भाग देना। तो वही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, साइन आई और साइन आर का रेशियो ही तो है, साइन आई और साइन आर का अनुपात ही तो है। तो बोल रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब बाबू बट्टा, बट्टा समझ में आया। तो अनुपात नियत होता है, फिक्स होता है, फिक्स, नियत का मतलब फिक्स। अब फिक्स का मतलब कि यहाँ पे अगर कोण, देखिए फिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिक्स का मतलब अगर यहाँ पे इसका मान साइन आई बाई साइन आर का मान 4 आ गया तो 4 ही रहेगा, कितनों इसको एंगल को बदलते रहिए इसे करके, माध्यम को ना बदलिए। ऐसा नहीं है कि माध्यम को बदल के देखेंगे, तो जल और कांच है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अब प्रकाश को किधरियो घुमाएंगे और जितना एंगल बनेगा उसका साइन आई साइन आर लेंगे, सब 4 आएगा, सब 4 आएगा, समझ रहे हैं। मतलब माध्यम को नहीं चेंज करना है, माध्यम को बिना बदले देखना है। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात नियत होता है, फिक्स होता है, 4 ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम लेजर लाइट से यहाँ पे जलाए हैं तो लेजर लाइटवा को किधरियो घुमाएंगे, तो ऐसे जैसे यहाँ घुमाएंगे तो आई कम हो जाएगा कि नहीं, एंगल ऑफ आई कम हो जाएगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कम हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा फिर भी उसका मान, उसका अनुपात, देखिए साइन आई कुछ कम हो गया तो साइन आई बाई साइन आर, आर भी कुछ कम हो गया तो साइन आई और साइन आर का इतना ही मान आएगा जितना कि पहले आया था, 4 ही आएगा। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साइन आई ठीक और बटा साइन आर, साइन आर दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अगर इनको बदला ना जाए, मान लीजिए आप जल की जगह पे हवा रख दिए तब अलग हो जाएगा, लेकिन अगर जो है वही माध्यम रखा जाए, जो है माध्यम जल और कांच वही रखा जाए, इसको ना हटाया जाए और कितना हूँ एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर बदला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन आई और साइन आर का रेशियो अनुपात हमेशा 4 ही आएगा, फिक्स आएगा। समझ में आ गया। फिक्स का मतलब क्या हुआ कि माध्यम को नहीं बदलना है बबुआ, क्या करना है, माध्यम को, मीडियम को नहीं बदलना है और प्रकाश को बस ऐसे टेढ़िया के कैसे भी फोकस कीजिए, यहाँ पे ऐसे घुमा घुमा के फोकस कीजिए। लेकिन जो साइन आई और साइन आर आएगा, देखिए घुमाएंगे तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों बदलेगा, आई आर तो बदलेगा लेकिन साइन आई और साइन आर का रेशियो नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा। 4 है तो 4 ही रहेगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि अनुपात नियत कैसे हो जाता है। अब देखिए यही जो होता है अपवर्तन का दूसरा नियम, इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी हम लिखे हुए हैं, नियतांक बराबर साइन आई बाई साइन आर। नियतांक का मतलब फिक्स है, फिक्स है, बदलेगा नहीं, जो भी होगा फिक्स होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक स्नेल वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इस नियम को दिया था, तो इसीलिए स्नेल का नियम कहते हैं इसको। अब स्नेल का मतलब एक जीव स्नेल होता है, तो उसको मत समझ लीजिएगा, बस ये वैज्ञानिक थे, ठीक। तो देखिए स्नेल का नियम भी, दूसरे अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब इसी को तथा नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अपवर्तनांक होता क्या है। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस देखिए यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, तो इतना तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं है बाबू, बस माध्यम को, मीडियमों को मत चेंज करो। मतलब जल है तो जले रहने दो, कांच है कांचे रहने दो, ना कि कांच को हटा के यहाँ पानी भर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जो है उसको छोड़ दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करो, समझ रहे हैं। दोनों कपल में है, सब डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इसको क्या करें,
अब यहाँ पे हम एंगल को कितना हम चेंज करें, जैसे हम आई चेंज करेंगे आर भी तो बदलेगा। अगर आई को बढ़ाएंगे तो आर तनी मनी बढ़ जाएगा, लेकिन उसका अगर साइन लेंगे, आई अगर बढ़ गया, आई मान लीजिए आई प्लस एच हो गया। अगर यहाँ पे कुछ एंगल बढ़ा दिए, क्या किए, कुछ एंगल बढ़ा दिए, अब डीपली थोड़ा समझा रहे हैं, तो थोड़ा एंगल बढ़ा दिए, यहाँ पे था इसे, लेकिन हम थोड़ा और खिसका के इसे फोकस मारने लगे, तो आर भी तनी मनी बदल जाएगा। क्या होगा बाबू, आर भी तनी मनी बदल जाएगा, आर भी बढ़ जाएगा। तो आई बढ़ के मान लीजिए साइन आई प्लस एक्स हो गया, और आर बढ़ के कितना हो गया, आर भी बढ़ के आर प्लस एक्स हो गया। कुछ बढ़ गया, हमको मालूम ही नहीं है कितना बढ़ा हुआ है, बस एक्स मान लिए कि एक्स बढ़ गया, एक्स डिग्री आई बढ़ गया और एक्स डिग्री आर बढ़ गया। ठीक, तो इसका भी रेशियो यानी साइन आई प्लस आर, साइन आई प्लस एक्स, एक्स माने है ना, साइन आई प्लस एक्स बटा साइन आर प्लस एक्स, इन दोनों का रेशियो भी उतना ही के बराबर आएगा। मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो 4 आया था, तो इसका भी रेशियो यानी अनुपात 4 आएगा। क्या बोले हैं बाबू, क्या बोले हैं कि बस है जो कपल में है सब जल और कांच मीडियम, इन दोनों को डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो ये परेशान कर देंगे सब। तो इसको नहीं डिस्टर्ब कीजिए। अब क्या करेंगे, बस एंगल को आप डिस्टर्ब कीजिए, एंगल को यानी छोटा है तो तनी मनी बढ़ा दीजिए, तो तनी मनी जैसे बढ़ाएंगे आर भी तनी मनी बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं दोनों में एक्स वृद्धि हुई, एक्स बढ़ गया, सब कुछ भी बढ़ सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री, हम उसको हमको पता ही नहीं है, तो कुछ मान लिए, एक्स मान लिए। तो वही बोल रहे हैं कि उसका अगर जो बढ़ा हुआ एंगल है उसका भी अगर साइन आई प्लस एक्स और साइन आर प्लस एक्स का भी रेशियो अगर लेंगे तो फिक्स ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। रेशियो यानी अनुपात जो है बदलेगा नहीं। 4 था पहले तो 4 अब भी रहेगा, यही दूसरा नियम कहता है। ठीक, समझ में आ गया, यही होता है दूसरा नियम। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसमें एक बोल रहा है कि प्रकाश का रंग, मतलब कि तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश जो होता है कई रंग का होता है। सुने हैं कि नहीं, 7 रंग का होता है, विवग्योर जिसको पढ़ते हैं विवग्योर। ठीक, तो 7 रंग का होता है। तो किसी एक रंग के लिए ये बोल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे रेड हो गया, प्रकाश का कलर यहाँ पे रेड, इसके सटले में वो नीला है, ब्लू है, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, अगर आप इधर वाला कोई यहाँ पे माध्यम रखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक, यहाँ से प्रकाश डालें, प्रकाश में 7 कलर हैं, 7 कलर हैं, तो इधर अगर रेड वाले को आप देख रहे हैं, देखिए ये अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद ये आर बन गया, ये आई बन गया। तो ये बोल रहा है कि किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, इस प्रकाश में 7 रंग तो होंगे ना बाबू, 7 रंग मत हुई, तो 7 रंग है तो इसमें एक ही रंग का प्रकाश हमको देखना है। मान लीजिए अगर इसमें से रेड प्रकाश को चुन लिए तो रेड प्रकाश के साथ एंगल आई, अब बटा इधर भी रेड प्रकाश के साथ एंगल आर नापेंगे, इना कि नीलका के साथ इधरिया नाप दीजिए, इधरिया उसके साथ रेड के साथ यानी कि ललका के साथ नाप दीजिए, तो गलती हो जाएगा। कहाँ से कि दोनों अलग अलग एंगल पे होगा। कौनो एगो कलर को चुनिए, 7 में से एगो कलर चुन लीजिए और उसके साथ आई को नापिए, उसके साथ। तो वही बोल रहा है किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब कौनो एक ही रंग वाला लेना बाबू, या तो लाल नहीं तो नीला नहीं तो हरा, कैसा भी लेना, बस एक ही रंग लेना। क्या लेना, एक ही रंग के प्रकाश के साथ एंगल आई को नापना और एंगल आर को नापना। ये नहीं कि एगो इधरिया रेड के साथ नाप दिए आई को और आर को ग्रीन के साथ नाप दिए, तो गलती हो जाएगा ना, तो एंगल मतलब अलग अलग आ जाएगा। तो इसलिए इसको नापते समय ये ध्यान रखा जाता है कि एक ही रंग के प्रकाश के साथ एंगल को मापा जाए। ठीक, अब देखिए, अब क्या है, ये तो हो गया अपवर्तन का नियम जिसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये समझ में आया होगा, आशा है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। काहे स्नेल का नियम कहते हैं बाबू, एगो वैज्ञानिक थे स्नेल, ये इसका खोज किए थे। एकरा खोज कौन किया था, स्नेल। ठीक, तो स्नेल वैज्ञानिक थे जो ये बताए थे। ऐसा बताने वाले एक वैज्ञानिक थे, आदमी तो बताया होगा, वो आदमी कौन थे, स्नेल थे। तो ये बताए थे, इसलिए इनका नियम, इनके नाम पे वो नियम बन गया। आप कौन नियम बनाइए, आपके नाम पे बन जाएगा छोटका नियम, समझ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे अब देखिए क्या है, यहाँ
देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तथा नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। नियतांक को मतलब इस जो आ रहा है sin i बाई sin r का मान नियतांक है, नियत है, फिक्स है, उस वैल्यू को, उस मान को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इस अपवर्तनांक का मतलब क्या है, अपवर्तनांक को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा इस लेक्चर में हम थोड़ा सा उसका पहचान आपसे करा दे रहे हैं। अपवर्तनांक क्या है, इंट्रोडक्शन आपसे करा दें कि वो है क्या। देखिए अपवर्तनांक कुछ नहीं है। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से, मान लीजिए कि ऊपर पानी है और नीचे कांच है, क्या है, ऊपर पानी है और नीचे कांच है, ठीक यही ना है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके चाल में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब प्रकाश का चाल कम हो जाता है। हवा से अगर पानी में प्रवेश करेगा तब वही कम हो जाएगा, या मतलब अगर पानी से कांच में प्रवेश करेगा हो सकता है ज्यादा हो जाए, मतलब परिवर्तन हो जाता है उसमें। प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है प्रकाश की चाल, या तो धीरे हो जाता है नहीं तो तेज हो जाता है। अब कांच से मान लीजिए हवा में निकला तो तेज हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रकाश की चाल में वृद्धि या कमी होती रहती है, मतलब माध्यम बदलने के हिसाब से वृद्धि होती है या कमी होती है। मान लीजिए कि गाढ़ा माध्यम से पतला माध्यम में गया तो क्या होगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो प्रकाश की चाल में वृद्धि हो जाएगी। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश की चाल में कमी आ जाएगी। मतलब देखिए इधर खलियर्दा, इधर गाढ़ा है, मतलब सघन है, घन आबादी है, तो धीरा नहीं हो जाएगा, तो प्रकाश की चाल में कमी और बढ़ोतरी आती रहती है। ठीक, तो इसी को दिखाने के लिए, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके चाल में कितना गुना कमी या बढ़ोतरी हुई है वही कहलाता है अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, वही अपवर्तनांक कहलाता है। किसका, इस माध्यम का, नीचे वाले माध्यम का। जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल में कितना गुना परिवर्तन आया, कितना गुना कम हुआ या कितना गुना बढ़ गया, इसी को हम कहते हैं कि प्रकाश का ये अपवर्तनांक है। किसमें, कांच में। ठीक, तो ये क्या है, अपवर्तनांक का मतलब सीधा सीधा है क्या, कि प्रकाश के चाल में कितने गुना परिवर्तन हुआ जब दूसरे माध्यम में वो प्रवेश किया, तो कितना गुना की कमी आई या कितना गुना वृद्धि हुआ। जैसे मान लीजिए कि हवा में हम देखें, अगर हवा से हवा में ही प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए हवा से हवा में ही प्रकाश जा रहा है, तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और क्या होता है, और हवा में ही जा रहा है, इसका मतलब कि हवा से हवा में जा रहा है तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कट गया एक, यानी 1 गुना परिवर्तन आया, कुछ परिवर्तन नहीं आया। 1 गुना परिवर्तन का मतलब 1 गुणे हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, तो इतना हुआ। मतलब प्रकाश की चाल में कितना परिवर्तन आया, 1 गुना। ऐसे ही अब देखिए, ये तो हवा से हवा में हो गया। अब क्या करें, अब मान लीजिए यहाँ पे रख दिए कांच। ठीक, कांच। अब कांच का जो अपवर्तनांक होता है, मान लीजिए कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और पानी की जगह पे यहाँ पे हवा कर दीजिए, हवा। ठीक, तो हवा है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका अपवर्तनांक, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, आप जानते हैं। तो अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ कि हवा के कितने गुना इसमें परिवर्तन हुआ है, हवा की चाल से, हवा में जितना प्रकाश का वेग था उससे कितना गुना परिवर्तन हुआ है, इसी को हम बोलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक है। जैसे देखिए कितना गुना परिवर्तन हुआ है, इसको निकालने के लिए हवा में जो वेग है प्रकाश का, उसमें कांच में जो वेग है प्रकाश का उससे भाग दे देंगे। तो देखिए जब कांच में प्रकाश की चाल से मतलब कि निकालना होगा अपवर्तनांक, तो हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल से जब भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा, कितना कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। 2 से 3 काटेंगे 1.5 बार में कटेगा। क्या होगा, 1.5 बार में कट जाए। ठीक, मतलब कि इतना गुना का परिवर्तन आ गया, इतना गुना इसमें कमी हो गई। किसमें, प्रकाश की चाल में। मतलब कि इसमें अगर 3 बटा
सॉरी देखिए, प्रकाश में कितना कमी हो गया, इतना गुना का कमी हो गया, 1.2 गुना का कमी हो गया और 1.5 गुना का कमी हो गया। देखिए इतना कमी हुआ है कि नहीं, 1.5 गुना घट गया है, इसमें से 1.5 घट गया है। तो यही मतलब इतने गुना की कमी आ जाती है। ठीक, समझ में आया, इतने गुना। अब देखिए इतना गुना कमी आया है, तो कमी आया है तो इसमें अगर इतना कमी आया है 1.5 गुना, 1.5 गुना का कमी आया है। किसमें कमी आया है, इसमें कमी आया है। तो अगर इसमें 1.5 का गुणा कर दें तो यानी इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। देखिए ना, मतलब कि देखिए क्या बोल रहा है, अपवर्तनांक क्या होता है, कमी या बढ़ोतरी प्रकाश की चाल में। तो हवा में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर और कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, यही ना है। और इसमें कितना का कमी अभी हम निकाले हैं, 1.5 का कमी निकाले हैं, 1.5 गुना का कमी। तो इसका मतलब कि इसमें इतना से गुणा कर देंगे, 1.5 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, 1.5 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट को हटाना है, 1.5 में अगर पॉइंट को हटाना है तो ऊपर भी 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए, सॉरी 10 से गुणा कर दीजिए। अब क्या हो गया, पॉइंट ऊपर का हट गया, 2 × 10⁸, 2 से 5 बार में 10 कट गया और 5 से 3 बार में 15 कट गया, 10 × 30। सॉरी गलत हो रहा है कुछ, देखिए कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। तो 1.5 से अगर गुणा करेंगे ना तो इतना आ जाएगा 3, वैसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 10 नहीं रहेगा, 10 हट जाएगा। जब देखिए क्या हम गलती किए हैं, यहाँ पे गलती ये किए हैं कि अगर हमको पॉइंट को हटाना है तो 1.5 × 10 कर दीजिए और बटा 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, × 10⁸। ठीक, 10⁸ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होगा, 10 से गुणा कर दिए, 10 से भाग कर दिए, 10 से जब गुणा करेंगे तो 1.5 का पॉइंट हट जाएगा, 15/10 हो जाएगा, 15/10। 10 का इसमें गुणा हो गया, 10 गायब हो गया, खत्म हो गया, इसमें गुणा हो गया, खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद 2 और इसके बाद 10⁸, 2 से 10 को काटिए, कितने बार में जाएगा, 5, 5 से 15 को काटिए 3 बार में। इसका मान कितना आ गया, 3 × 10⁸ बराबर आ गया कि नहीं आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो नहीं समझ में आया होगा। देखिए 2 × 10⁸ है ना प्रकाश की चाल कांच में, प्रकाश की चाल कांच में इतनी है। हम निकाले थे अपवर्तनांक तो 1.5 आया था। 1.5 अपवर्तनांक का मतलब यही है कि कितने गुना की कमी हुई है, यही बताता है अपवर्तनांक। तो देखिए 1.5 गुना की कमी हुई है, किसमें कमी हुई है, कांच में कमी हुई है। इसका मतलब 1.5 गुना इसमें बढ़ा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जितना कमी भइल बाबा वो उतना बढ़ा दीजिए तो क्या हुई, उतना बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें बढ़ा दिया जाए, मतलब 1.5 का गुणा कर दिया जाए तो इसका मतलब 3 × 10⁸ आ जाना चाहिए। 10⁸ है तो 10⁸ आ जाना चाहिए। तो 1.5 का पॉइंट हटाने के लिए इसमें 10 से गुणा कर दीजिए और जब 10 से गुणा किए हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन 10 से गुणा कर दिए तो मान में अंतर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको 10 से भाग करना पड़ेगा। अब मान में नहीं अंतर आएगा, काहे से कि 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। हम 10 को खत्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, तो काटेंगे नहीं, कट सकता है ना 10 से 10, लेकिन काट नहीं रहे हैं। हम पॉइंट हटाने के लिए 10 लगाए हैं, फिर काट देंगे तो फायदा क्या। अब यहाँ पे 2 × 10⁸। ठीक, अब 10 से इसमें गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, नीचे वाला 10 10 ही रह गया। ठीक, और 2 × 10⁸। अब 2 से 10 को काटिए 5 बार में, 5 से 15 को काटिए 3 बार में, तो क्या आ गया, ये आ गया ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये देखिए यही अपवर्तनांक बताता है। ये ओवरव्यू तो ज़्यादा हम दे दिए, बस समझिए कि अपवर्तनांक क्या है, यही बताता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में कितने गुने की कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, बस यही बताता है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले नोट्स अपने मन से पूरा करें, मन से अपने पूरा करेंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा याद करने का, याद भी होता जाएगा। ऐसे अपने मन से अपने भाषा में इसको लिखिए, जरूरी नहीं है कि इसी में लिखेंगे, ऐसे ही सेम ऐसे ही लिखेंगे, जरूरी नहीं है। ये आप अपने भाषा
भाषा में लिखिए, हम बार बार कहते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपवर्तनांक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।